ये वेक्टर का कौन सा लेक्चर रहेगा विद्यार्थी? लेक्चर 11। तो स्टूडेंट बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि 5 स्टार 7 स्टार मिलता हो। तो अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला था कि वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है? इनफाइनाइट कंपोनेंट। और कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर का कितना कंपोनेंट? सर 3। मैक बट कार्टेशियन सिस्टम में मैक्सिमम 3। तो ये एक अलग बात हो गया कि कार्टेशियन सिस्टम रहेगा तो 3 कंपोनेंट, राइट। अदरवाइज ऐसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो क्या हम लोग सिर्फ 3 बोलेंगे या इनफाइनाइट बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। तो अगर किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट है तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे? सर एनी डायरेक्शन। तो एनी डायरेक्शन में तो इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब है कि सर हम लोग किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा हम लोग उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट को ब्रेक या रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके ना? तुम और इट कंपलसरी की डायरेक्शन का नाम ऑलवेज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रहेगा? सर इट कंपलसरी नहीं है, करेक्ट। तो मैं मान लिया कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है और मेरा एक कोई डायरेक्शन है, एनी डायरेक्शन, जिसका मैं नाम दे दिया एनी डायरेक्शन ए। ये कोई भी मेरा एक डायरेक्शन है, ठीक है ना। और मैं बोला कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करना है। किस वेक्टर का? इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में। तो कैसे हम लोग किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक करते थे? तो एक्स लिखते थे, याद है ना आप लोग को। वैसे ही किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो उसको लिखने का तरीका ऐसे रहेगा। अरे सफिक्स का देने का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ, वेरी गुड, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, करेक्ट ना। इक्वल टू होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो सर ये फार्मूला कहाँ से आया? तो ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी आपको पढ़ा देंगे जब आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। वेक्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जानना है कि किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ब्रेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई प्लेन में अगर मेरा वेक्टर था तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए आता था ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट के लिए आता था ए साइन थीटा। इज इट करेक्ट? और वहाँ पे थीटा कैसे मेजर करते थे? वहाँ तो एक्चुअल में हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में, थोड़ा इधर लिख के रखते हैं ताकि हम लोग को याद रहे।
कार्टेशियन सिस्टम में x इक्वल टू a cos थीटा और ay इक्वल टू a sin थीटा, करेक्ट ना। और यहाँ भी a क्या था सर, यहाँ भी a मैग्नीट्यूड था, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ का जो थीटा था वो था एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, राइट, अप टू गिवन वेक्टर, जिस वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना है। बट कार्टेशियन सिस्टम का ड्रॉबैक या लिमिटेशन ये है कि कार्टेशियन सिस्टम से मैक्सिमम आप 3 ही कंपोनेंट का बात कर सकते हैं, करेक्ट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और नहीं तो जेड कंपोनेंट। तो एक लिमिटेशन नजर आएगा कि ओके, एक इन कार्टेशियन सिस्टम we can resolve the component of any vector only in 3 direction, along x axis, along y axis and along z axis। बट हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है, तो कोई तो एक फार्मूला रहेगा जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, करेक्ट स्टूडेंट। तो एक्चुअल में किसी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए ये आज के बाद एक नया फार्मूला मेरे तरफ से, और मैंने क्या लिखा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। बट यहाँ का जो थीटा रहेगा, ये जो फार्मूला है, तो यहाँ का जो थीटा रहेगा वो थीटा रहेगा एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। किसके बीच में स्टूडेंट, एंगल एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, इज इट करेक्ट ना। तो मान लेते हैं कि अब यहाँ देखिए, चीज़ों को समझिएगा, तो मेरा गिवन वेक्टर ए है और रिक्वायर्ड डायरेक्शन ए है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई ये नहीं था कि मूविंग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो सर यहाँ पे इस लैंग्वेज का मतलब हुआ कि गिवन वेक्टर और रिक्वायर्ड डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल लेना चाहते हैं तो इस एंगल का वेरिएशन क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। ये कुछ दो एरो के बीच का हो सकता है, नहीं, वेरी गुड। मान लेते हैं कि यस, इस वेक्टर को कांस्टेंट करते हुए इस डायरेक्शन को अगर चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके तरफ जा सकते हैं या इससे दूर जा सकते हैं, यही हो सकता है ना। तो मान लेते हैं कि इसको फिक्स कर दिए और ऐसे सोचिए कि यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इस एरो को ऐसे रोटेट करना है, तो रोटेट करते करते क्या कर सकते हैं, रोटेट करते करते 0 कर सकते हैं, या इससे दूर जाते जाते क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 180। और 180 से अब यहाँ देखिएगा, दो डायरेक्शन के बीच में, दो एरो के बीच में 2 एंगल बनता है, पता है कि नहीं। अगर 2 एरो खींच दिया जाए 9th क्लास से 10th क्लास में, अगर 2 एरो खींच देते हैं तो एक्चुअली बनता 2 एंगल था, राइट, एक ए भी बनता था, एक ए भी बनता था, करेक्ट ना स्टूडेंट। बट 2 डायरेक्शन के लिए हम लोग बिगर एंगल पकड़ते हैं या स्मॉलर एंगल लेते हैं। तो सर ये तो कुछ वैसा सिमिलर लग रहा है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर जैसा, राइट। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर में तो हम भी लोग यही पढ़े थे कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए वो दोनों वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज करना चाहिए, राइट, कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज, एंड वी टेक बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल, वी टेक अ स्मॉलर एंगल, इज इट राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बनाया, उस फार्मूला में थीटा का लिमिटेशन क्या रहेगा, तो इस फार्मूला में थीटा है एंगल बिटवीन, सब लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वैसा फार्मूला देने जा रहे हैं जिससे आप किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में, मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो उसमें जो जो टर्म यूज हो रहा है हर टर्म के बारे में जानेंगे। और इस फार्मूला का पावर ये है कि इसमें सिर्फ कॉस यूज होता है, साइन यूज नहीं होता है। और फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, इवन कार्टेशियन सिस्टम में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम टाइम मैं इसका यूज करता हूँ, इसी फार्मूला का। इस पता नहीं, मेरा एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक इसके तरफ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा भी है,
वजह क्या है कि इसके पास पावर ज़्यादा है ये फार्मूला। और दूसरी बात है कि इसमें सिर्फ कॉस चलता है, साइन नहीं चलता है। इसमें क्या चलता था, साइन भी और कॉस भी, इज इट करेक्ट, साइन भी और कॉस भी। और यहाँ पे थीटा लेने का तरीका और इसमें थीटा लेने का तरीका सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। इसमें थीटा लेने का तरीका था एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर। इसमें थीटा सर यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ का अब यहाँ देखिएगा, अब नेक्स्ट आप ही लोग बोलते रहिए ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और जैसे ही बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और कंपोनेंट एब्सोल्यूट होता है या अलजेब्रिक क्वांटिटी होता है, इसका मतलब कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, इज इट राइट, कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट का, इस वेक्टर के एक कंपोनेंट का साइन पॉजिटिव होगा, साइन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, साइन ऑफ कंपोनेंट दिस कंपोनेंट डिसाइडेड बाय दिस टर्म, नहीं, who will decide the sign of component of vector A, sir, is cos थीटा, राइट। और यहाँ पे थीटा कहाँ से, इसमें जो थीटा यूज हो रहा है, देखिए मैं फार्मूला के हर टर्म पे बहुत तरीके से रुकना चाहता हूँ, खास करके आपके लिए, क्योंकि फार्मूला सब लोग को पता होता है लेकिन उस फार्मूला में कौन सा टर्म क्या मीन करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 to 180। और थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो कॉस का साइन क्या था, पॉजिटिव, राइट। और थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल था तो कॉस का साइन। और स्टूडेंट हम लोग को जाना कहाँ तक सिर्फ है, 0 से 180, राइट। तो ये देखिए 0 से 180 के बीच का ही मैंने सिर्फ कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 0, इज इट करेक्ट, ड्रॉ कीजिए। यस, हम्म यस आई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आता हूँ वहाँ पे, एक एक चीज़ पे आऊँगा, क्योंकि माइंड में चलेगा ना सिर्फ बाई एक्सिस रहेगा तो हर डायरेक्शन का 2 डायरेक्शन, तो मैं कौन सा डायरेक्शन में पढ़ूंगा, पॉजिटिव आई या निगेटिव आई, राइट। और वहाँ पे इसमें तो कार्टेशियन सिस्टम में कितना बढ़िया लाइफ था कि एक एक्स इक्वल टू ए कॉस था, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, बढ़िया चल रहा था, कंप्लीट ब्रेक करने आ गया, राइट। बट अगर ए फार्मूला दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इस फार्मूला के हेल्प से भी हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं और इवन जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं, राइट। तो आएंगे वहाँ पे, पहले नोट करके एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊँगा मुझे पहले इसको डिस्कवर तो कर दीजिए कि इसमें क्या क्या है। पहले एक पॉइंट लिखिए मेरी तरफ से, साइन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करेगा, साइन ऑफ कॉस थीटा, करेक्ट स्टूडेंट, ये पॉइंट लिखिए।
अब जो भी पॉइंट कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको जो असाइनमेंट दिए हैं उसमें हेल्प होगा। हो गया ना? इसको हटाएं बेदार से। रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं। संस्कार, ओके। अगर थीटा का वैल्यू 0 से बराबर और 90 से छोटा रहेगा, देन व्हाट इज द साइन ऑफ कंपोनेंट? पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए, इसका उल्टा, अगर किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट पॉजिटिव आता है, मतलब वो कंपोनेंट उस डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, क्या बोल सकते हैं उल्टा करके? जैसे यहाँ पे तो बोल दिया ना कि 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है तो कंपोनेंट का साइन पॉजिटिव रहेगा। इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी डायरेक्शन में मैंने कंपोनेंट ब्रेक किया, किसी दूसरे, इवन किसी दूसरे मेथड से भी, और अगर साइन पॉजिटिव आया तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इट मीन्स एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड दैट रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज एक्यूट एंगल, राइट? और अगर एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 के बराबर या उससे छोटा, राइट, ये एंगल तो हो गया एक्यूट एंगल। ये एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्टिव, नहीं, ऑप्टिव एंगल। तो यहां पे कंपोनेंट का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव होगा। वजह? तो सर ये तो पॉजिटिव बट ये टर्म तो नेगेटिव हो गया, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर थीटा 90 हो गया, देखिए कितना कमाल का चीज हो जाएगा। अगर थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 0, तो कंपोनेंट का वैल्यू क्या रहेगा? 0। इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए, आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए आप एक चीज़ देखते होंगे कि मैंने जब कार्टेशियन सिस्टम में अगर मेरा वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस था तो बाई कंपोनेंट 0 आ रहा था, देखे थे? और अगर मेरा वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस था तो एक्स कंपोनेंट 0 आ रहा था, राइट? अब उससे भी बड़ा बात, आज के बाद इसने क्या, मैं यहां पे आ रहा हूं, तो एक्चुअल में आज के बाद अगर मेरे किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन के साथ एंगल अगर 90 बनता है, कितना बनता है? 90, तो डैम श्योर उस डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट 0 पक्का हो, 200% गारंटी होगा ही होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फार्मूला बोल रहा है, राइट? मतलब ये आज के क्लास के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आज बोल दिया और भूल गए। ये मैं पूरे फिजिक्स का मतलब 11 12 भी नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ तक जा सकते हैं, राइट? इसका मतलब इफ एनी वेक्टर मेकिंग एंगल इक्वल टू 90 डिग्री विथ गिवन डायरेक्शन, देन कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, इट राइट? नोट करके लिखे तो यहाँ पे, इफ ए वेक्टर making an angle equal to 90 degree with any direction, if a vector making an angle equal to 90 degree with any direction, then यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, then component of that vector, then component of vector in that direction must be equal to 0, must be equal to 0. Yes,
इफ ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री विथ एनी डायरेक्शन, then component of vector in that direction, then component of vector in that direction must be equal to 0। हो गया ना? अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरा कोई एक वेक्टर है स्टूडेंट, कोई एक फोर्स वेक्टर ही है जिसका नाम है F1, वो ऐसे दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। और मैंने आपको बोला कि इस डायरेक्शन में, अरे ये एंगल 90 दे दिया, चलिए आयुष कुमार म्यूट कर लीजिए ऑडियो। तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में, जिसका नाम मैंने इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? तो आप यही लिखिएगा ना, F1 का मैग्नीट्यूड cos 90 क्या, ठीक है। और लेट अस सपोज अगर मैं बोलूँगा कि इस डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, सेम वेक्टर का, तो सर फिर से तो एंगल 90 बन गया। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मेरा बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट था कि कोई भी वेक्टर किसी डायरेक्शन के साथ अगर एंगल 90 बनाता है, चाहे वो डायरेक्शन किधर भी हो, उससे मतलब नहीं है, एंगल अगर 90 बनाता है तो उस डायरेक्शन का कंपोनेंट डैम से पक्का 0 होगा ही होगा, राइट। तो F1 cos 90 ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 रहेगा, करेक्ट ना। अब मान लेते हैं कि मेरा एक कोई वेक्टर है A और डायरेक्शन मेरा ऐसे है दिस वन, और ए एंगल मैंने बोल दिया 90 डिग्री, कितना होगा, 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब आज के बाद तो कॉन्फिडेंस है ना कि अगर कोई भी वेक्टर है और उसका किसी गिवन डायरेक्शन के साथ अगर एंगल 90 होगा, चाहे जिधर भी वो डायरेक्शन हो, उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट डैम से और पक्का 0 होगा ही होगा। समझे सब लोग? चलिए, मुझे इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, कितना होगा, और ये पता है ना कि इस पर जो हम लोग फार्मूला दिए हैं उसमें साइन सिर्फ कॉस चलता है, साइन नहीं चलेगा, राइट। मैं आपको जब पता लिख लेता कि इस फार्मूला में जो सर ने फार्मूला दिया है किसी भी इनफाइनाइट डायरेक्शन के लिए, उसमें साइन नहीं चलेगा, सिर्फ कॉस चलेगा, राइट।
बट बट ये फार्मूला बिल्कुल सही सही रिजल्ट देगा। बोलिए कब सही रिजल्ट देगा? जब, यस, वेरी गुड वेरी गुड, जब थीटा अच्छे से लेंगे। कैसे अच्छे से लेंगे सर? थीटा लेने के टाइम पे हम लोग इलेक्ट रहेंगे, थीटा रहेंगे एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, इज इट राइट? तो 10 cos 60 डिग्री, करेक्ट ना? आप लोग के बैच के बारे में सारे फैकल्टी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि बच्चे बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं। मैथ के सर भी बोल रहे हैं, फिर आर के सर फिजिक्स वाले भी सर भी बोल रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही बढ़िया से पढ़ते रहिए और रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है? और टेस्ट लेंगे कैटलिस्ट में तो मार्क्स भी लाते रहिएगा। हाँ, टाइम नहीं, मैं बिल्कुल समझा दूंगा विदार से। और उसके पीछे का वजह है कि मैं एक्चुअली एक डाउट क्लास ही लेने वाला हूँ, जो न्यूली आज बताए थे ना, एक मैं इंट्रोडक्शन क्लास लूँगा। तो जो भी बच्चे न्यू ज्वाइन किए हैं उनको पहले मैं वीडियो भेज दूँगा, और वो वीडियो देख के रेडी हो जाएंगे। कुछ तो डाउट उनको रहेगा ही, राइट? तो कोई भी जो कैटलिस्ट में, चाहे आप या आपके फ्रेंड या कोई भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ उनको ऐसा नहीं कि हाँ बस ज्वाइन कर लो, कहीं से भी ज्वाइन कर लो। प्रॉपर उनका कैरियर की बात है तो बहुत सिस्टमेटिक वे में उनको गाइड करना पड़ेगा हाथ पकड़ के। तो पहले उनको वीडियो देखने दीजिए, और फिर मैं अलग से ही एक बड़ा सा क्लास मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा फास्टली और उसमें ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है? तो डोंट वरी। और मोल कॉन्सेप्ट अभी इस सेशन में 3 बैच 4 बैच में पढ़ाऊँगा, दूसरे बैच में भी पढ़ाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं आपको दोबारा आप बोलेंगे सर 2 बार नहीं, एक और बार, 3rd टाइम भी पढ़ा देंगे, बिल्कुल मत घबराइए। अब फिर भी नहीं हुआ तो स्पेशली आपके लिए अरेंज कर देंगे। चलिए, ये आपके नहीं, किसी भी स्टूडेंट का ऐसा कुछ डाउट रहेगा तो ऑब्वियसली मैं क्लास टीचर हूँ आपके सब्जेक्ट का, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है आपको समझाने का। बट मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि क्लास में थोड़ा अलर्ट रहेंगे। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट, राइट? पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो देखिए इसका कितना रहेगा, 5 रहेगा ना, और इस डायरेक्शन में कितना रहेगा? तो सर 10 cos 90 लेना पड़ेगा। अच्छा, एंगल ए तो नहीं ले लें 270, स्मॉलर एंगल, राइट? और इस डायरेक्शन में ए एंगल लें या ए एंगल लें? तो छोटा वाला एंगल कितना है? इसके साथ इसका डायरेक्शन, तो सर 10 cos, वेरी गुड, और 10 cos 120, cos 120 का वैल्यू। तो देखिए मैं 3 डायरेक्शन जानबूझ के लिया हूँ। एक डायरेक्शन में मेरे वेक्टर के साथ एक्यूट एंगल बन रहा था, दूसरे में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था, तीसरे में 90 बन रहा था, राइट? एक्यूट था तो कंपोनेंट पॉजिटिव था, ऑब्ट्यूज था कंपोनेंट निगेटिव था, और 90 था तो कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना? ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, नहीं, पूरा असाइनमेंट वगैरह डिस्कस करने के बाद मैं अपने तरफ से पूरा कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मतलब मैं अपना पूरा कंप्लीट वेक्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, अब मैंने वेक्टर पढ़ा दिया, असाइनमेंट भी डिस्कस कर दिया, HC वर्मा भी डिस्कस कर दिया, अब बच्चे दिमाग लगा सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं तब। ओके, मेरा थोड़ा पढ़ाने का अलग तरीका रहेगा। पहले मैं अपने एंगल से हर चीज़ पढ़ा लूँगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ाए ही नहीं, अब बच्चे को टेस्ट दे दिए और मार्क्स नहीं आया तो डांट रहा है, वैसा काम नहीं करूँगा। मार्क्स नहीं आ रहा है इसमें मेरा भी गलती है ना, मैं कैसे पढ़ाया कि बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हाँ, अब पूरे पढ़ाने के बाद सारा काम करने के बाद नहीं, अगर बच्चे ला रहे हैं, जो क्वेश्चन लगता है कि एग्जाम में, जो मैं क्लास में बोर्ड पे ले रहा हूँ क्वेश्चन, उससे इजी क्वेश्चन अगर टेस्ट में दिया हूँ और उसमें अगर मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तब मेरा फॉल्ट नहीं, राइट? बट उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन अगर बोर्ड पे ले लिए, अब ऐसा बात बोर्ड पे ले रहे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तब नहीं बनाएंगे, तब तो आपका मिस्टेक रहेगा, राइट? देखिए इतना दिन से पढ़ते हुए एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि मैं सब्जेक्ट सिलेबस फिनिश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका कैरियर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे फिजिक्स आपको सिखा देना है, ना कि बस NCERT में जो है उसको चैप्टर कवर करना है। इज इट राइट?
हो गया ना? वेक्टर क्या मोल कॉन्सेप्ट जब शुरू होगा ना स्कूल में तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। लेकिन देखिए अब वो चीज़ मैं सब पिछले 10 साल से वो मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पे 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, प्लस यहाँ नहीं पूरे इंडिया का। तो वो लोग को एनसीईआरटी कवर करना है, हम लोग को कैरियर बनाना है, वो 12th बोर्ड में भी परसेंटेज अच्छा लाना है। आप प्लस वीडियो कुछ कुछ शेयर करके आपको ये चीज़ बताया ना कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। जैसे जो बच्चे बोल रहे हैं इसका मतलब मेरा वे ऑफ टीचिंग वो है। आई एम टीचिंग यू फॉर व्हाट, IIT एंट्रेंस, नीट एज वेल एज बोर्ड। तो मुझे बहुत डेप्थ में हर रेंज में जाना है, बोर्ड तक भी पढ़ाना है, थ्योरी भी परफेक्ट होना चाहिए, न्यूमेरिकल का सिलेक्शन भी अच्छा होना पड़ेगा, तब जाकर मेरा कंप्लीट होगा, राइट। एनीवे अब नहीं, लेकिन 12th बोर्ड में कुछ ऐसा ही है। एक किसका क्वेश्चन है, बेदारसी का, कि सर ए बी ट्रांसलेशन आ रहा है इंग्लिश में, तो सर ट्रांसलेशन तो आ रहा है, ABCD भी आएगा। अब क्या आंसर मैं दूंगा? तो उस टाइम पे बोलेंगे नहीं ABCD नहीं आएगा लेकिन ट्रांसलेशन आएगा। तो भाई ट्रांसलेशन आ ही आ गया था, उसमें ABCD नहीं आ गया? बिना ABCD सीखे वो ट्रांसलेशन करेंगे? तो अब जो इतना भी क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा सब में मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट रहेगा, करेक्ट। जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का और नेमिंग ऑफ कंपाउंड जानना पड़ेगा, तो बिना उसका तो काम चलेगा ही नहीं। और यहाँ पे ही मैक्सिमम जो आपके फ्रेंड अगर आसपास हैं, जो अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं 11th खुद से कर लेते हैं, 12th में जाकर ट्यूशन पकड़ेंगे, बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। इसलिए अगर अच्छे फ्रेंड हैं तो प्लीज़ उनको गाइड कर दीजिएगा। ये मैं खुद के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ कैटलिस्ट या कहीं, बट प्लीज़ 11th में ज़्यादा सिंसियर रहिए विथ रिस्पेक्ट क्लास 12th। बिकॉज अगर क्लास 11th और 12th के सिलेबस को अगर 100% माना जाए तो 11th में सिलेबस है 65% और 12th में 35%, इट करेक्ट। पूरे फिजिक्स का 65% फिजिक्स 11th में ही है, इसलिए बी अलर्ट, सब कुछ सीखते हुए आपको बढ़ना पड़ेगा। और सारे 11th का कॉन्सेप्ट क्लास 12th में यूज होगा, डायरेक्टली नहीं आएगा बट सारा उस 11th नहीं वो, और 11th गायब हो गया तो भाई 12th एकदम बिल्कुल गायब हो जाएगा, फिर संभाल ही नहीं पाइएगा। नहीं, और नोमेनक्लेचर तो ऑर्गेनिक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2% है। कितना परसेंट? ओनली 2%। इसलिए अभी मैं एक दिन चैप्टर लिख दूंगा ऑर्गेनिक का, ठीक है। सबसे पहले मैं मुझे बताइए मान लेते हैं mg क्या है, ये वेट है, वो मैग्नीशियम नहीं, वहाँ का केमिस्ट्री का नहीं, mg है मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं वेट, राइट। और mg जनरली किसी ब्लॉक पे अर्थ की तरफ लगता है, करेक्ट ना। तब मैं बोला कि mg का कंपोनेंट हॉरिजेंटल राइटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे मैं कभी पूछते रहूँगा, अरे बहुत बार पूछूंगा, कंपोनेंट ऑफ mg इन हॉरिजेंटल राइटवर्ड डायरेक्शन, क्या बोलिएगा स्टूडेंट? मतलब हॉरिजेंटल राइटवर्ड दिस वन ना, क्या बोल सकते हैं mg का मैग्नीट्यूड cos 90, क्योंकि सर mg तो सर वर्टिकली डाउनवर्ड है, किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसका कंपोनेंट पूछ रहा हूँ हॉरिजेंटल राइटवर्ड, तो ये एंगल तो 90 हो जाएगा ना। और mg क्या है सर? mg कुछ नहीं है, जस्ट दूसरे कोई एक वेक्टर है, जस्ट लाइक ए, राइट, एनी वेक्टर जस्ट लाइक ए वेक्टर, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा कंपोनेंट ऑफ mg कोई पूछेगा कि mg क्या है, तो बोलना है एक फोर्स है, क्या है? जो मास इनटू g लिख रहे हैं, करेक्ट ना। तो इस mg का कंपोनेंट हॉरिजेंटल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा?
तो सर इधर भी 0 होगा क्योंकि mg का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और कॉस 90 लिखेंगे। इज इट करेक्ट? तो इसका मतलब है कि एक बात के लिए तो श्योर होगा ना कि सपोज कीजिए कि मैं कोई चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जिसमें बहुत सारा वेक्टर दिखा रहा हूँ। लेटर सपोज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और जिसमें बहुत सारा किसी ब्लॉक पे, किसी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स दिखा है और मुझे उन सारे फोर्स का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करना है, मेरा रिक्वायरमेंट है किसी खास वजह के लिए, तो क्या कंपोनेंट ब्रेक कर पाएंगे इस फार्मूला का यूज करके? ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसको ड्रॉ कर लीजिए, हो गया ना? हाँ हाँ, मैं बता दूंगा बाद में। ओ एम जी जिसे हम लोग, देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ राइट, सरफेस पे अर्थ मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है राइट, और अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो क्या, कौन, उस फोर्स का नाम क्या है? मेरा मास और ग्रेविटेशनल फोर्स राइट। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहा है उसमें मास मेरा रहेगा और फील्ड किसका रहेगा? अर्थ का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी राइट। तो भाई मेरे ऊपर अर्थ फोर्स इतना लगा रहा है जिसमें मास किसका लेंगे? मैं खुद का राइट। तो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, सब पे अर्थ फोर्स लगा रहा है। क्या लग रहा है? आप लोग बैठे हुए तो आप पे फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो भाई मैं किसी का जो भी वेट है, तो वेट सबका अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मेरा वेट है तो उसका एंजॉय मैं करूँगा राइट। इसका तो मेरे ऊपर वो लगेगा, करेक्ट ना? बट मेरे ऊपर mg लग रहा है, फिर भी मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ धरती में, कोई तो रोक के रखा होगा। कौन? नहीं भाई, सरफेस सरफेस। आप किसी एकदम बिल्कुल बहुत जो कमज़ोर सरफेस रहेगा उस पर खड़ा हो जाइएगा तो नहीं लगता है कि आप वो ब्रेक कर जाएगा? तो हमको रोक के कौन रख रहा है? मेरे ऊपर अर्थ ये फोर्स लगा, मेरे ऊपर मान लेते आप बीच में हैं, एक फ्रेंड इधर आपका खींच रहा है, एक फ्रेंड इधर खींच रहा है, और दोनों अगर इक्वल फोर्स लगाएगा तो क्या आप मूव करेंगे? लेकिन किसी ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो उसके तरफ चले गए राइट। सेम बात है ना, मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा था और कौन लगा रहा था? ग्राउंड, अर्थ। तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगाता है, करेक्ट। इसलिए mg जनरली मैं वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाऊंगा, जनरली नहीं ऑलवेज। किधर दिखाएंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए बाद में इस पे हम लोग आएंगे कि फोर्स कौन सा किस पे कैसे फोर्स लगाता है। अभी इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये चैप्टर शुरू हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एच सी वर्मा का। अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ ऐसा कुछ फोर्स लगता है। मान लेते हैं कि एक इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट, और इस इंक्लाइन सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये अभी बिल्कुल आपका लुकआउट नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा फोर्स क्यों लग रहा है, बस जानिए कि हाँ फोर्स लग रहा है। बाद में पढ़ाया जाएगा कि क्यों ऐसा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स है mj और ए एंगल है थीटा। एक फोर्स mg लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है n, जिसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सर आपने ऐसे क्यों दिखाया, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोला है। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने दो फोर्स दिखाया, सब लोग देख पा रहे हैं ना? किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? और तब मैंने बोला रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज, इसका और इसका कंपोनेंट डाउन अलोंग द इंक्लाइन, डाउन अलोंग द इंक्लाइन। हम लोग इसका और इसका किधर कंपोनेंट ब्रेक करना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट इंक्लाइन के पैरेलल। डाउन भी जाना है और इंक्लाइन, जो इंक्लाइन सरफेस है उसके पैरेलल जाना है। वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं बोला हूँ, ऐसे बोला हूँ, या इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन राइट, इस डायरेक्शन में। तो भाई इस डायरेक्शन में ये मेरा वेक्टर है और ये मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन है, मेरा रिक्वायरमेंट ये डायरेक्शन है, करेक्ट ना स्टूडेंट? तो इसका इसके साथ कितना एंगल बनेगा? इस डायरेक्शन का नाम ई दे दिए।
वेरी गुड। तो क्या बोल सकते हैं एन कॉस 90, तो बोल सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे फिर जब चैप्टर पढ़ाते रहेंगे तो सर मैं तो भूल गया, ये हो जाएगा ना। और इस यस यस, मैंने बहुत आसान भाषा में ये बोला कि किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, इनफाइनाइट। इज इट करेक्ट? अब अभी आप लोग यहाँ पे तो नहीं फंस गए कि सर आपने दो फोर्स क्यों दिखाया। मैंने पहले ही बोला कि इस पे मत जाइए कि क्यों, बस अभी जानिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि ऐसा दो फोर्स है इस ब्लॉक पे, राइट। अब मैंने बोला कि स्टूडेंट मेरा रिक्वायरमेंट ए डायरेक्शन है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है। तो क्या आप किसी वेक्टर का इनफाइनाइट डायरेक्शन में बैठ कर निकालते रहेंगे कंपोनेंट, पूरा लाइफ चला जाएगा, राइट। इन्फिनिटी का कोई मतलब है, या जो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, राइट। आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, इसका मतलब ऐसा नहीं ना कुछ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, या जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वही कीजिएगा, ठीक है। जिस मतलब एक हल में बोलते हैं ना, पूरा लिमिट इज द स्काई, स्काई इज द लिमिट, कोटेशन मारता रहता, तो क्या आसमान में उछलने लगेगा। यार जो भाई पढ़ना है, IIT करना है, NIT करना है, डॉक्टर बनना है, या संगीतकार ही बनना है, म्यूजिशियन ही बनना है, अब जो बनना है एक ही तरफ जाएंगे, एक ही बार में सब कुछ तो हो नहीं सकता है। तो मेरा डायरेक्शन इनफाइनाइट है। अब मेरा लेकिन इनफाइनाइट से मेरा रिक्वायरमेंट था, मैंने क्या बोला, रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब तोड़ना, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर ऑल फोर्सेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। डाउनवर्ड भी, लेकिन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, मतलब नीचे आना है लेकिन इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आना है, राइट। व्हाट इज माई रिक्वायर्ड डायरेक्शन? My required direction is down along the incline, down up along the incline या down along the incline? सर डाउन मैं है आपको बोलता, एक काम कीजिए, आप यहाँ पे हैं, देखिए आप लोग तो कॉन्वेंट के स्टूडेंट हैं, मुझसे अच्छा इंग्लिश आपका है। मैं बोलता यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, आप बोलता कि नीचे जाना है डाउन, तो क्या डाउन का मतलब क्या, वर्टिकली डाउन या डाउन along द इंक्लाइन? यस, तो वही मैंने बोला कि रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर डाउन अलोंग द इंक्लाइन, तो दिस इज माय रिक्वायर्ड डायरेक्शन। इज इट करेक्ट? अब आप बताइए इस वेक्टर के साथ इस डायरेक्शन का कितना एंगल बनेगा, खुद ही आप बताइए। 90 डिग्री, ये तो दिख रहा है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो, राइट। तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना बोलेंगे, 90। और इस वेक्टर का इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल, नहीं, हम लोग तो ऐसे एक मिनट, ये है mg, राइट, इसको बढ़ा सकते हैं ना, और ए एंगल कितना था, थीटा, करेक्ट। तो ये थीटा रहेगा, तो ए कितना रहेगा जरा बताइए तो, 90 माइनस थीटा रहेगा। मैं करेक्ट हूँ या रॉन्ग हूँ? करेक्ट है ये, राइट, यस। तो यहाँ पे तो अब मुझे इसका कंपोनेंट mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन के लिए, और मुझे साइन यूज नहीं करना है, सिर्फ कॉस यूज करना है, तो मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए mg कॉस थीटा या 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इज इट राइट? इसका मतलब mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू लेकर आया, इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा मिला, राइट। mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना मिला, mg साइन थीटा मिला। तो ये बहुत टफ था सर, इसमें तो एक ही फार्मूला तो यूज करना है, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट। ए बोलिए मेरे साथ, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, जहां पे ए क्या था, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट।
और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड माय रिक्वायर्ड डायरेक्शन, राइट, जो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा क्वेश्चन प्रॉब्लम में, राइट। तो सर मुझे कैसे पता चला कि रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, तो आपको नहीं पता चलेगा, बट हम लोग तो बताएंगे कि मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है। इस डायग्राम को हटा दे। वो इंडिकेट करता है जिसके वजह से हम लोग धरती पे बटने हुए हैं, वो मुझे काउंटर फोर्स देता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मैं खड़ा हूँ, राइट, तो मेरे ऊपर अर्थ तो एक फोर्स लगा रहा है, वेट जो mg, राइट, उसके वजह से मेरा नीचे जाने का टेंडेंसी था, बट मुझे कोई रोक के रखा है, कौन, सरफेस, राइट, और उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। पढ़िए तो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है। बट अभी उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे स्टूडेंट, ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि एक ही बार में अगर सब कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे तो पजल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे कहीं किसी स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा, सर ऑलरेडी हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में एक फार्मूला जानते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा, और ay इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ये हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में सीखे हैं। कौन सा सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम में थीटा लेने का तरीका पता है ना सबको, थीटा का सारा कमाल थीटा का है। एनीवे यहाँ पे मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, करेक्ट, और इस वेक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस वेक्टर का इस एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है। और तब मैं आपसे पूछा x क्या होगा, बताइए तो, अभी कार्टेशियन सिस्टम को ही यूज करके बताइए। तो सर x इक्वल टू a cos 60, x, तो क्या देखिए तो मैंने सही लिखा, और ए वाई इक्वल टू, तो सर a sin 60, करेक्ट ना। इस कार्टेशियन सिस्टम के फार्मूला में दोनों थीटा सेम थीटा था, राइट, अलग अलग थीटा था या सेम थीटा था, जो कि कहाँ से लेते थे, एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर, इज इट करेक्ट। ये थीटा था यहाँ पे 60 इस फार्मूला के लिए, किस फार्मूला के लिए, इस फार्मूला के लिए। तो मुझे x इक्वल टू 6 आया, ए वाई इक्वल टू कितना आ गया, 6√3, यस। अब लेट अस सपोज, यहाँ देखिए, मान लेते हैं, अब देखिए इस फार्मूला का लिमिटेशन, अब कार्टेशियन सिस्टम में ही मैंने आपको बोल दिया कि मेरा एक रैंडम रिक्वायर्ड डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन का नाम ई है। तो इस फार्मूला से क्या आप इस डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस फार्मूला से इस वेक्टर का या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं तो अलॉन्ग वाई एक्सिस, आई एम राइट। तो यहाँ तो फंस गए हम लोग, नहीं, मैंने बोला कि मैं आपको एक रैंडम डायरेक्शन देता हूँ जिस डायरेक्शन का नाम ई है, और रिजल्ट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ई। अब मैं ये फार्मूला अभी जो आज के क्लास में मैंने स्टार्ट किया वो पढ़ाता ही नहीं, तो आपके माइंड में तो चलता था कि मेरे पास दो ही ब्रह्मास्त्र है, एक्स और ए वाई, और एक्स से मिलता है कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ए वाई से मिलता है कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, राइट। बट अभी घबराने का रिक्वायरमेंट है सर, इसके अलॉन्ग निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड और क्या ए वाला लगा देंगे, राइट। बट यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, इस वेक्टर और मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल, राइट।
कितना हो जाएगा माइनस कॉस 120 -6। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस फार्मूला, राइट। घबराने की बात ही नहीं, कोई वेक्टर दे दिया, कोई भी डायरेक्शन दे दी है, से 10 सेकंड के अंदर कंपोनेंट निकाल के बैठ जाएगा। बट ये फार्मूला हम लोग के हाथ में नहीं रहता, तो बैठ के सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि इस यहाँ से तो दो ही डायरेक्शन मिलेगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। बट साथ में अगर आपका ये भी मिल रहा है, अब आप बताइए किस फार्मूला का पावर ज़्यादा? ऑब्वियसली दिस फार्मूला का, राइट भाई। एक ऐसा फार्मूला जो इनफाइनाइट डायरेक्शन में कंपोनेंट दे रहा है, एक ऐसा फार्मूला जो 2 डायरेक्शन में है, तो अब इसलिए किसके पास ज़्यादा पावर है? इसके पास ज़्यादा पावर है। मुझे तो यही लगता है। अगर आपको इमोशनल अटैचमेंट इस फार्मूला के साथ है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी जानिए, बट इसके पास पावर ज़्यादा है। नहीं, ठीक है, लिखिए। आप समझ गए ना कि मेरा मजबूरी क्या है, कि मैंने कोई वेक्टर दे दिया और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छोड़कर बाकी कोई डायरेक्शन ले लिया, कोई एक डायरेक्शन लिया और उस डायरेक्शन में चाहिए। तो इस फार्मूला में लिमिटेशन है कि इस फार्मूला से 2 ही डायरेक्शन मिल सकता है, बट इसी में एक्स वाई प्लेन में ही मैंने कोई डायरेक्शन बता दिया, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए कंपोनेंट, तो 2 मिनट में निकाल के बैठ जाएंगे, राइट। बट इसमें साइन नहीं चलेगा, सिर्फ कॉस चलता है। इस फार्मूला में साइन नहीं रहता है, बट इसमें साइन और कॉस दोनों रहता है, बट इसमें क्या रहता है? सिर्फ कॉस रहता है। ये डायग्राम हटाए। यहाँ देखिएगा, चलिए किसी का अगर ऑडियो ऑन है तो उसको म्यूट कीजिए। और ए का मैग्नीट्यूड है 10, समझ गया स्टूडेंट? हाउ मच? 10। और मुझे रिक्वायरमेंट है ए एक्स और ए वाई। फर्स्ट मेथड जो कार्टेशियन सिस्टम वाला हम लोग जानते हैं, राइट। एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए कॉस 60 कितना हो जाएगा? 10 5, राइट ना। और ए वाई इक्वल टू बट इस फार्मूला में साइन और कॉस चलता है, बट थीटा सेम रहता है, राइट। और ये थीटा यहाँ से लेते हैं, तो कितना? 10√3/2 ना, 5√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये तो फार्मूला है, बट अभी हम लोग के पास एक फार्मूला तो डेवलप किया था ना, जिसमें ऑलवेज ए इक्वल टू ए कॉस थीटा चलेगा और इसमें सिर्फ कॉस चलेगा, राइट। तो कार्टेशियन सिस्टम से इस फार्मूला के हेल्प से जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का आपको वैल्यू मिलेगा, 200% गारंटी है इस मेथड से भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का सेम वैल्यू मिलेगा। बट इस फार्मूला में सिर्फ क्या यूज करना है? कॉस यूज करना है, राइट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिएगा, अब मैं इस फार्मूला का हेल्प ले रहा हूँ और इस फार्मूला से वैल्यू निकालते हैं और वहाँ से जो ऑलरेडी वैल्यू निकला हुआ दोनों को मैच करेंगे। अगर दोनों मेथड से सेम आ गया, मतलब ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है, करेक्ट। अब यहाँ देखिए मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन क्या है, बोलिए अब। व्हाट इज माई रिक्वायर्ड डायरेक्शन? एक्स एक्सिस।
अब स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, किसी का ऑडियो पहले डिस्टर्ब, सब लोग अपना ऑडियो म्यूट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑल स्टूडेंट म्यूट योर ऑडियो। रोजा बरगुआ म्यूट कर लीजिए। पहले मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। इस मेथड में इस फार्मूला के हेल्प से अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है तो एंगल उस वेक्टर का ऑलवेज उसके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना है, बिकॉज एक्स एक्सिस में 2 डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक निगेटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस का 2 डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होते रहेगा कि सर मैं किस डायरेक्शन के साथ एंगल लूँ, राइट। तो आज के बाद अगर इस फार्मूला के हेल्प से फॉर अप्लाइंग दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, देन वी टेक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑलवेज। कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन। अब पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल लेना है। किसके साथ? एक्स एक्सिस में 2 डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किसके साथ लेना है? पॉजिटिव एक्स। मतलब अगर ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इस फार्मूला को अप्लाई करने का तरीका समझा रहा हूँ। इस फार्मूला के हेल्प से अगर आप एक्स कंपोनेंट निकालते हैं या वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट, तो जो यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे वो एंगल लेने का तरीका क्या रहेगा? एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, करेक्ट। एंड अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। समझे मैंने क्या बोला? क्या बोले? अब बोलिए कि सर अगर आप इस फार्मूला के हेल्प से अगर एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो एंगल लेने का तरीका रहेगा कि एंगल बिटवीन, ये थीटा क्या रहेगा? एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। नहीं, छोटा एंगल ही लेंगे, बड़ा एंगल बनेगा तो मैं लूँगा। थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लीजिए। बस अभी आप ये लिखिए ना कि ए एक्स इक्वल क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा 1। और ये थीटा 1 क्या रहेगा? जब बोलिए, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ब्रैकेट लिखना है अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। कौन सा एंगल? अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। इतना बढ़िया तो है कि हम लोग ये सब 9th क्लास 8th क्लास में सीखते थे कि 2 एरो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 एंगल बनता है, एक बड़ा एक छोटा, नहीं। और उस टाइम पे हम लोग टीचर के बात को इग्नोर करते रहते थे, तो हम लोग इस एंगल को पकड़ते थे, राइट। वहाँ भी तो पूछ सकते थे कि 2 एरो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो 2 एंगल बनता है, हाँ या ना? ए भी और ए भी, तो कौन सा एंगल लेते थे एंगल बताने के लिए? और स्मॉलर एंगल। वही बात मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। इसका मतलब इस फार्मूला के हेल्प से अगर एक्स कंपोनेंट निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा 1। ये थीटा 1 क्या रहेगा जरा बोलिए? और उसमें भी जैसे किसी स्टूडेंट का था ना कि सर बड़ा एंगल मिल जाएगा तो क्या करेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, स्मॉलर एंगल लेना है। बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल, तभी ये सही से रिजल्ट देगा, नहीं तो गड़बड़ रिजल्ट देगा, ठीक है। और यहाँ देखिए बाई कंपोनेंट के लिए इसी फार्मूला का, इसमें पता है ना ऑलवेज कॉस चलता है, साइन नहीं चलेगा, ऑलवेज क्या चलेगा? कॉस। तो सर ए कॉस थीटा 2 लिखेंगे। अब ये थीटा 2 क्या रहेगा जरा पढ़िए? पॉजिटिव वाई एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एंगल बिटवीन, लिखिए कम से लाइफ में फर्स्ट टाइम तो लिखेंगे इसे,
योर एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर, राइट, एंड पॉजिटिव बाई एक्सिस, करेक्ट। और बड़ा एंगल लेंगे या स्मॉलर एंगल, और इतना अलर्ट रहते हैं। और इस तरीके से आई में इसमें ऑलवेज कॉस चलेगा, राइट। इस फार्मूला में यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा मे और मे नॉट भी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इस फार्मूला में यहाँ का थीटा यहाँ का थीटा सेम रहता था, राइट। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट निकालने में जो थीटा लेने का तरीका, और यहाँ इसमें एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट निकालने में थीटा लेने का तरीका सेम है या अलग अलग है? इवन अलग अलग है, बट एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट का वैल्यू सेम मिलेगा, 200% गारंटी है। अदरवाइज उसको यहाँ से अलग मिलता वैल्यू और वहाँ से अलग मिलेगा, तब तो आप कंफ्यूज हो गए ना कि कौन सा यूज करें, किससे करेक्ट मिलेगा। आपको कॉन्फिडेंस कब ज़्यादा आएगा कि यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वैल्यू और यहाँ से जो दो मिलेगा, और दोनों 100% मैच कर जाए, तो सर इसको यूज कर, मेरी मर्जी रहेगा, कभी इसको यूज कर लेंगे कभी उसको यूज कर लेंगे, जहाँ पे जो कन्वीनियंट रहेगा, राइट। ये कुछ ऐसा ही है कि सर आपके पास 4 व्हीलर, मेरे पास नहीं है, मतलब मैं आपका बोल रहा हूँ, 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर भी है। भाई बहुत गुवाहाटी में अगर ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया, 2 व्हीलर लेंगे, आसानी से निकल जाएंगे, राइट। ये थोड़े किसी से पूछेगा सर कब 4 व्हीलर निकालें, ये तो आपका बात है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि रिजल्ट सही आता है या गलत आता है। चलिए इस फार्मूला के हेल्प से, इस एग्जाम्पल के लिए मुझे एक बताइए, और इस फार्मूला के हेल्प से क्या लिखें बताइए तो। और एक मतलब 10 था ना, टेन cos 60 कितना आया, और बाई कंपोनेंट के लिए स्टूडेंट वेरी गुड एक्सेलेंट, ये लेंगे एंगल, राइट। डिफरेंट वैल्यू आया, सेम वैल्यू। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ये तो एक एग्जाम्पल में चांस की बात है कि शायद मैच कर गया, 2-4 एग्जाम्पल लेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। बट इसमें तो आ गया, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों में, बट थीटा लेने के लिए अलर्ट रहिएगा, राइट। ठीक है, इसको हटाएं। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग का एकदम बहुत बढ़िया कर देना है, A1। मतलब मेरा एक कोशिश रहता है कि जो सब्जेक्ट का क्लास लूँ तो बच्चे को मतलब प्रॉपर फिजिक्स सीखे, ऐसा नहीं कि रटा रटा है। हिस्ट्री थोड़े है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, बीरबल का जन्म कब हुआ था। देखिए स्टूडेंट, मान इसका ए का मैग्नीट्यूड 20 है। पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड में वो कार्टेशियन सिस्टम का फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। फर्स्ट मेथड में यही फार्मूला हम लेके चल रहे हैं। इस फार्मूला में थीटा कहाँ से लेते हैं जरा आप बताइए तो। इसका मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 300 आएगा, ये राइट। इस केस में, इस एग्जांपल में थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रहेगा, क्या मैं सही हूँ? तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 और cos 300 का वैल्यू बताइए सब लोग, श्योर है? वेरी गुड, 1/2 तो 10 हो जाएगा, राइट।
अभी तो ट्रिग्मेट्री चल भी रहा है। cos 300 को आपने ऐसे ही लिख दिया क्या, 360 माइनस 60, राइट। और cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, शायद यही किए होंगे या कुछ और भी, लेकिन यही शायद मोटा मोटी, राइट। और ए वाई के लिए 20 साइन 300, साइन 300 कितना होगा, तो साइन 300 को आप ऐसे लिखे होंगे 360 माइनस 60, इज इट राइट। और 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सही है ना स्टूडेंट। और साइन 6 माइनस रूट 3/2, क्या सबका वैल्यू इतना है। अब जहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है वहाँ पे सबको बोलना है, एक दो स्टूडेंट बोलते रहते हैं बेचारे, उनके भरोसे क्लास चलते रहता है। अब बाकी लोग तो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं कि आज बोलना ही नहीं है। और कुछ लोग तो 1 साल निकाल लेते हैं बिना बोले हुए। कितना हो जाएगा, -10√3। आकांक्षा भारद्वाज देखिए तो सही है, -10√3। यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट मेथड से ये आंसर आया। अब सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में फार्मूला में सिर्फ क्या यूज करना था, कॉस। सेकेंड मेथड यही था ना, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, करेक्ट। अब यहाँ पे इस मेथड में ऑलवेज कॉस चलता है। एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा, 20 कॉस थीटा। क्या था यहाँ का थीटा, वेरी गुड, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड विथ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितना आया, 10, राइट। और इस मेथड से ए वाई इक्वल टू, आप पता है ना कि यहाँ पे कॉस ही चलेगा, साइन नहीं चलेगा। कितना लिखे हैं, तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, नॉट वाई नेगेटिव वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस, तो सर तो इस वेक्टर का पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ दो एंगल बन रहा है, इधर से भी और इधर से भी। कौन सा एंगल पकड़े, बिगर। यहीं पे किसी का डाउट था, जिनका डाउट था प्लीज अलर्ट होकर देख लीजिए सही से। किसी का डाउट था ना कि सर कौन सा एंगल लेंगे, तो बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल, तो ए एंगल सेलेक्ट करेंगे, राइट। और मैं निगेटिव वाई एक्सिस, इस फार्मूला को लगाने के लिए निगेटिव वाई एक्सिस के साथ, अब कुछ स्टूडेंट इतना शॉर्टकट चलते हैं, वो वेक्टर देखेंगे वाई एक्सिस देख लेंगे। अब बस सर 30, भाई निगेटिव वाई एक्सिस के साथ नहीं बोला हूँ उस फार्मूला को लगाने के टाइम पे, निगेटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस, यस, तब सही से कंपोनेंट का रिजल्ट देगा, राइट। तो कॉस कितना सर, 150। पहले बोल तो ले, 90 + 60 150 ना। और cos 150 को कैसे लिखेंगे, तो सर cos 150 का निकालने का हम लोग के पास बहुत सारा तरीका है, 180 - 30 भी कर सकते हैं, राइट। और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इज इट करेक्ट। तो क्या डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे -√3/2 इसका वैल्यू। अब देख लीजिए फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड से डिफरेंट रिजल्ट या डिट्टो सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट है। तो अब तो उस फार्मूला पे आपको ट्रस्ट हो गया और ये भी पता चल गया कि वो फार्मूला का पावर ज़्यादा है। एक्स कम एक्स भी दे सकता है, ए वाई दे सकता है, और कोई भी वाई दे सकता है, किसी भी डायरेक्शन में दे सकता है कंपोनेंट, राइट। इसलिए अगर आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है तो अब आज के बाद आपकी मर्जी, आप इस फार्मूला से निकालिए या इस फार्मूला से निकालिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर व्हाट स्कूल एग्ज़ाम, तो देखिए जनरली एक थोड़ा सा किसी के बारे में मैं वॉइस होकर या क्रिटिसाइज करके नहीं बोलूँगा, बट एक्चुअली अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तब जाकर ये चीज़ सारा चीज़ मिल जाता है जो मैंने यहाँ पे। आपको लगता है कि कोई सिर्फ मेरे पास से फार्मूला होगा, एक कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा या हम लोग के टीचर पढ़ाए होंगे हाई लेवल की बुक में।
तो वहाँ से आपके लिए आसान कर रहे हैं कि लेकर चल रहे हैं। तो अगर स्कूल का एग्ज़ाम है और आपके पास दोनों मेथड है, तो जनरली स्कूल के एग्ज़ाम के लिए भाई स्कूल के एग्ज़ाम में वो काम कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी किसी टीचर का थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रहता है खासकर स्कूल में, कि अगर ये ऐसे पढ़ाएं तो ऐसा ही क्यों नहीं बनाया, राइट, अच्छा ऐसा नहीं बनाया, माइनस हाफ करता हूँ, होता है ना जनरली। तो उसमें थोड़ा बच लीजिएगा। वो जिस बात से खुश रहेंगे उसी मेथड को कर लेंगे। अगर वो ये पढ़ाए हैं बस इसी से, अब वहाँ से जाके आर्गूमेंट नहीं करना है, नहीं राकेश सर ने सिखाया था इनफाइनाइट डायरेक्शन में होता है, भाई ठीक है मैंने बता दिया, आप दूसरे पास फ्रेंड के साथ आर्गूमेंट कीजिए और ऑलवेज करेक्ट रहिएगा। बट स्कूल के एग्ज़ाम में अगर लिखना है टर्मिनल एग्ज़ाम में, तो उसमें जो भी मेथड वहाँ पे स्कूल में फॉलो कर जाके, क्योंकि आपके पास सारा मेथड है, जो भी मेथड आपको लगता है उससे बना के आइएगा जिससे कि मार्क्स मिल सके, राइट। मेरे अकॉर्डिंग बोथ आर इक्वली करेक्ट। मुझे बोलिएगा सर आप कौन ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे फिजिक्स में, मैं 90% केस में यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत आसानी मिलता है, इसमें पावर ज़्यादा दिखता है। क्या, तो किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बोलेंगे उस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है, राइट। तो इस फार्मूला का पावर था कि इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग कार्टेशियन कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, या किसी दूसरे डायरेक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं, जी राइट। बट इस फार्मूला का लिमिटेशन है, इस फार्मूला के हेल्प से सिर्फ आप दो ही डायरेक्शन में, मैक्सिमम 3, एक्स लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग वाई एक्सिस, या लॉन्ग जेड एक्सिस, इज राइट। वेरी गुड, हो गया ना, इसको हटाए। ये तो सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम है, और वो सर कहीं भी लगा देंगे, राइट। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्स एक्सिस बाई एक्सिस मानते रहें? इट इज नॉट कंपलसरी। और कुछ कुछ स्टूडेंट बीच में गायब होते रहते हैं, वो भी देखते रहिएगा। पहले ज्वाइन करते हैं फिर तो भाई अभी पूरा दुनिया सबके लिए जो गायब हो जाते हैं कुछ देर के बाद या लास्ट मोमेंट में, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। नेटवर्क का अगर इशू है तो नेटवर्क ठीक कीजिए, तो टाइम निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। या कुछ वेट करते रहते, चलो माहौल ठीक होगा, अनलॉक होगा, बढ़िया से पढ़ेंगे, वो सब कुछ नहीं चलता है। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, ये नेटवर्क ख़राब रहता है, जियो फाइबर लगा लीजिए। अच्छा, आप लोग जो वीडियो भेजते हैं उसको दोबारा देखते भी हैं क्या? भाई क्लास में अगर 100% समझ में आ गया और आप लिख चुके हैं तो लिखा हुआ नोट्स को देखिए, क्योंकि वीडियो फिर देखिएगा तो नहीं तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा लाइफ। वीडियो आपके पास रहेगा, मैं भेजता हूँ आप ही के लिए, उसमें वो कब देखना चाहिए, जब कहीं पे फंस गए, नहीं समझ में आ रहा, तब वहाँ पे बढ़ा के देख लीजिए, राइट, कि सर यहाँ पे क्या बोल रहे थे। वो बैकअप के लिए रखिए। और आपके पास ऑब्वियसली सारा एक एक वीडियो रहेगा मेरा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इससे पहले का जो एग्जाम्पल ये थे स्टूडेंट, वो वेक्टर किस क्वाड्रेंट में था? इससे पहले जो एग्जाम्पल ये थे फोर्थ ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट निगेटिव होता है, राइट। क्या साइन बाई सही आया था वैल्यू? और दोनों मेथड से साइन बाई सही आया था या सिर्फ फर्स्ट मेथड से? दोनों मेथड से। चलिए आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन तो 9th या अच्छा कौन सा क्लास में था? मैकेनिक्स मतलब रेस्ट एंड मोशन,
9th में 10th में फिजिक्स में? वो किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जी का वैल्यू क्या लेते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व और बॉल ऊपर से नीचे आते रहता है तो वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा शौक लगेगा लेकिन उसको घबराना नहीं है, ठीक है? जी नहीं नहीं, वहाँ के लिए सही था, वहाँ के लिए सही था। जिस लेवल पे हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में समझते हैं फिजिक्स, उसमें वैसे ही सब जगह रहता है और वहाँ पे उसी तरीके से करना चाहिए। बट अब जो हम लोग फिजिक्स सीखेंगे उसमें हम लोग कंपोनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे आप एक फार्मूला तो पक्का पढ़ते होंगे, v=u+at, राइट? एक्सलेरेशन हो गया तो ए का वैल्यू पॉजिटिव, रिटार्डेशन हो गया तो ए का वैल्यू निगेटिव, राइट? अब इसी को एक्चुअल में आगे चलकर रेस्ट एंड मोशन में ऐसे पढ़ेंगे। देखिए तो मैंने क्या लिखा, इसका मतलब मैं एक्स मोशन का बात कर रहा हूँ। कौन सा मोशन? एक्स मोशन। और एक्स क्या है सर? एक्स है कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन वेक्टर, राइट? और कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, राइट? यस। अब यहाँ देखिए, ये है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटी। यहाँ देखिए मेरे पास एक पार्टिकल है, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, बाद में नहीं कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं। एक मेरे पास पार्टिकल है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। कहाँ से कहाँ आ रहा है? पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से, एक ही बात है, गोइंग फ्रॉम ए टू बी बोले या कमिंग फ्रॉम ए टू बी बोले, एक ही बात है। कहाँ से कहाँ? कमिंग फ्रॉम ए टू बी, राइट? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा सर? ऊपर से नीचे की तरफ, राइट? और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा ना? करेक्ट। और मान लेते हैं कि मैं कार्टेशियन सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना चाह रहा हूँ और मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। किधर फेंका? ए से बी की तरफ। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड, राइट? बट एक्सेलरेशन तो सर दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही रहेगा, राइट? वजह भाई एक्सेलरेशन किसके वजह? एक्सेलरेशन किसी का इफेक्ट है। एक मिनट लेट मी फिनिश। यस थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट? एक्सेलरेशन किसके वजह से होता है? फोर्स की वजह से, राइट? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं ना, F=ma, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। वो सही नहीं था, ए सही था, F=m × a, राइट? और एक ऐसा क्वांटिटी, सर ए तो है किस, कौन सा? वेक्टर। और एक ऐसा क्वांटिटी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1/m × f। और एक्सेलरेशन के वजह से फोर्स होता है या फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है? वेरी गुड, तभी तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऐसा मत बोलिएगा फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, उल्टा नहीं बोलना है, राइट? तो ए का डायरेक्शन, तो ये नहीं लगता कि सर इट इज काइंड ऑफ, एक आपने वेक्टर में जो पढ़ाया था v = λ × a के जैसा हो गया?
किसी वेक्टर को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलता है इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। दिस इज द वजह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बोल तो रहे हैं मोटा मोटी एक्सेलरेशन, इसका मतलब फोर्स की वजह से हुआ होगा एक्सेलरेशन, राइट। तो किसी पार्टिकल को अगर हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, तो उस पर फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ, राइट। और अर्थ अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, क्योंकि ये न्यूटन का लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और अट्रैक्शन का फोर्स ऑलवेज एक दूसरे के तरफ होता है, अवे नहीं होता है, टुवार्ड्स होता है, राइट। दैट्स वाई पार्टिकल मेरा ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ रहेगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए स्टूडेंट, अब इस एक्सेलरेशन का मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए, इस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट चाहिए, और हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे अब। तो इस एक्सेलरेशन का, किसका? ये मेरा एक्सेलरेशन क्या है? जी है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? वेरी गुड। तो सर आपने सिखाया था कि कोई भी वेक्टर किसी डायरेक्शन के साथ अगर 90 डिग्री बना लेगा तो उसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में 0 होगा। इज इट करेक्ट? तो एक्स कंपोनेंट तो 0 हो गया, राइट। व्हाट अबाउट वाई कंपोनेंट? जो सिखाए हैं वही बोलिएगा, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलना है। तो सर बाई कंपोनेंट के लिए मेरा वेक्टर का डायरेक्शन नीचे है, एक्सेलरेशन वेक्टर का, राइट। बट इस फार्मूला के लिए आपने सिखाया था कि मुझे एंगल, गिवन वेक्टर का एंगल लेना है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, राइट। तो मेरा वेक्टर नीचे की तरफ था लेकिन पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है, तो एंगल कितना लेंगे? 180 ना। तो जी का मैग्नीट्यूड cos 180 क्या, और cos 180 -1, राइट। कितना हो जाएगा? -g। इज इट करेक्ट? अब ओके, एक्सेलरेशन मेरा ये है और उसका मैं बाई कंपोनेंट पूछ रहा हूं। कौन सा कंपोनेंट? तो इस फार्मूला के लिए, इस फार्मूला से बाई कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बोलिए? पॉजिटिव वाई एक्सिस एंगल लेते हैं, छोटा वाला। बट आपका वेक्टर तो ऐसे है ना स्टूडेंट, अब पॉजिटिव वाई एक्सिस नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? ऊपर। और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर एंगल कैसे निकालेंगे? तो एंगल निकालने के लिए किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके ओरिजिन पे रख देते हैं। अब बताइए इधर वाला एंगल लें या इधर वाला? सर बात एक ही है, लेकिन लेना तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ है, 180 ही मिलेगा, राइट। जब 180 है तो कोई बड़ा और छोटा का बात रह गया। तो ए वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? जी, सब लोग 1 मिनट रुकिएगा, जी कॉस 180, तो क्या लिखेंगे? अब ये आज आपको बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि अभी तक तो सर लाइफ अच्छा चल रहा था कि अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस जी लेते थे, राइट। बट कार्टेशियन सिस्टम में आपको -g ही लेना है। कौन सा जी? प्लस जी या -g? इसका तो इस एक्सेलरेशन का बाई कंपोनेंट पूछेंगे तो क्या होगा? -g। अब इस डायरेक्शन में पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेलरेशन का इस, यहाँ देखिएगा, इसका कंपोनेंट निकालने के लिए वेलोसिटी वेक्टर का कोई रिक्वायरमेंट हुआ कि वेलोसिटी किधर था? और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कंपोनेंट तो हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन वेक्टर का, राइट। तो जब इसका रिक्वायरमेंट हुआ ही नहीं, इसका तो पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे तो इसका बस डायरेक्शन चाहिए था, राइट। इस केस में पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन,
बट यहाँ भी अगर मैं आपको इस एक्सेशन का बाई कंपोनेंट पूछूंगा, एक्सेशन का बाई कंपोनेंट, तो आप क्या कीजिएगा सर, मुझे एक्सेशन के साथ बाई एक्सिस का एंगल लेना पड़ेगा, राइट। तो इसका बाई एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, जी का मैग्नीट्यूड कॉस 180, हाउ मच, कितना रहेगा, माइनस जी। इसका मतलब पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए। अगर हम लोग बाई कंपोनेंट पूछेंगे तो मेरा बाई कंपोनेंट यहाँ पे क्या रहा है, माइनस जी, राइट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसी डायग्राम के साथ, अभी मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं किया हूँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसी डायग्राम के साथ आपको छोड़ कर जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसी डायग्राम से आगे बढ़ूँगा, इट करेक्ट। अभी इस पर मुझे 10-15 मिनट और बात करना है, तब आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई, ठीक है, माइनस जी या प्लस जी। आज क्लास इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स।